हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आरपीएससी स्कूल लेक्चर सेकंड पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स का हमारा पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, अर्थात डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम शुरुआत से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। पहले टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ाऊंगी, पूरी बुक पढ़ाने के कोई औचित्य नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहली है धन प्रधान परिभाषाएं, कल्याण प्रधान परिभाषाएं और दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं, और चौथी है आवश्यकता विहीनता परिभाषाएं, और पांचवा है नवीन दृष्टिकोण। अब देखते हैं धन प्रधान परिभाषाएं किस किस ने दी है। एडम स्मिथ, वाकर, मिल, जेबीसे और सीनियर जेवंस आदि ने। कल्याण प्रधान परिभाषाएं किसने दी है? मार्शल, पिगू, कैनन, एली और वेवरेज ने। दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं रॉबिन्स, लर्नर, एरिक रोल, मैकफाई और विक्सटेड ने दी है। आवश्यकता विहीनता की परिभाषा जेके मेहता ने दी है। और नवीन दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाएं हैं सैमुअलसन, हेनरी स्मिथ, हिग्स, सेठ बोल्डिंग आदि। तो हर बार पेपर में अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धन प्रधान परिभाषाएं कौन से अर्थशास्त्री ने नहीं दिए हैं, इसमें से 3 दे देंगे और एक ही इसमें से दे देंगे। तो पूछेंगे एडम स्मिथ, वाकर, जेबीसी मिल और मार्शल। तो ऐसे पूछा जाए कि धन प्रधान परिभाषाएं किसने दी है या किसने नहीं दी है, तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि धन प्रधान परिभाषाएं किसने दी हैं, और कल्याण प्रधान परिभाषाएं किस किसने दी हैं, दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं किस किसने दी हैं, और आवश्यकता विहीनता की परिभाषाएं किस किसने दी हैं, नवीन दृष्टिकोण की परिभाषाएं किसने दी है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं धन प्रधान परिभाषाएं। पहली हम देखते हैं एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या दी है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और वाकर के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन के कारणों तथा उनकी प्रकृति की जांच करता है। वाकर के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन के कारणों तथा उसकी प्रकृति की जांच करता है। और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। और जेबीसे के मतानुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। देखो, आने को कुछ भी परिभाषाएं आ सकती है, हमें सारी परिभाषाएं देखनी होंगी। 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। और इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन या संपत्ति का विज्ञान कहकर लोगों के मन में धारणा बना दी या उत्पन्न कर दी कि अर्थशास्त्र केवल धनोपार्जन एवं रुपया पैसा कमाने के उपायों का एकमात्र शास्त्र और मानव की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य ही धनोपार्जन ही समझा गया है। धन को ही सुख का और मानव की आर्थिक धन को ही सुख का आधार मानकर इसे आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है। ये तो हो गई अपनी धन संबंधी परिभाषा। अब देखते हैं कल्याणवादी परिभाषाएं। ये अपन ने पढ़ा था, किस किसने दिए हैं? मार्शल, पिगू, कैनन, एली, वेवरेज आदि अर्थशास्त्र ने दी है। देखते हैं मार्शल की परिभाषा। मार्शल ने क्या परिभाषा दी है? अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह किसने दी है परिभाषा? तो मार्शल ने। मार्शल की परिभाषाओं से प्रभावित हो अन्य विद्वानों ने भी अर्थशास्त्र के अध्ययन का अर्थशास्त्र को परिभाषित करने में मिलता जुलता दृष्टिकोण अपनाया है। कैनन ने क्या परिभाषा दी है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। और पिगू ने क्या परिभाषा दी है? अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन और आर्थिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रहता है जिसको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप से संबंधित किया जा सकता है, मुद्रा के मापदंड से मापा जा सकता है। पिगू ने क्या बताया कि जो मुद्रा के रूप में मुद्रा को इम्पोर्टेंस दी है। पेंसन ने क्या परिभाषा? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। पेंसन ने क्या बताया है? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। वेवरेज के शब्दों में
अर्थशास्त्र उन सामान्य रीतियों का अध्ययन है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बेवरेज ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र उन सामान्य रीतियों का अध्ययन करता है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एली की परिभाषा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन प्राप्त करने तथा व्यय करने संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गई। अब इनका पूरा विवरण बता रखा है कि इन्होंने ये कि इनकी परिभाषाओं का क्या औचित्य है, क्या नहीं है। हमें इतना नहीं जाना, अपने को सिर्फ परिभाषाएं देकर पूछी जाएगी किसकी है किसकी नहीं है। ये इसके आलोचनाएं वगैरह हैं। आगे देखते हैं दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं। दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं किसने दी हैं? अपन ने पढ़ा था रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं, कल्याणवादी परिभाषाएं किसने दी थी? मार्शल पी बुकैनन, एलन आदि ने दी थी। तो इसकी परिभाषाओं के दोषों का निराकरण करने के लिए दुर्लभता पर आधारित परिभाषा दी और भौतिक कल्याण के भ्रमात्मक विचार के स्थान पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया। रॉबिन्स ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया और मार्शल वगैरह कल्याणवादी अर्थशास्त्री ने भौतिक कल्याण पर जोर दिया था। और 1932 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यह किसका ग्रंथ है? रॉबिन्स का। 1932 में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं प्रकृति पर नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत कर काफ़ी हलचल मचा दी थी। कि ये बुक भी पूछी जा सकती है, बुक किसकी है और कब प्रकाशित हुई थी, तो हमें ये सब छोटी मोटी बातें भी ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले रॉबिन्स से पहले विक्सटेड ने ही सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को सीमित साधनों से संबंधित किया था। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सीमित साधनों शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले रॉबिन्स से पहले विक्सटेड ने किया था। फिर भी दुर्लभता संबंधी परिभाषा का श्रेय प्रोफेसर रॉबिन्स को ही जाता है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है? रॉबिन्स ने। लेकिन सीमित साधनों शब्द का प्रयोग विक्सटेड ने किया था, इससे पहले, रॉबिन्स से पहले। चलिए रॉबिन्स की परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन साध्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों के वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। रॉबिन्स ने बताया कि 4 महत्वपूर्ण लक्षण बताए रॉबिन्स ने। एक तो पहली बात तो है साधन या लक्षण अनेक साध्य, कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और प्रतियोगी भी हैं परस्पर। इन लक्ष्यों या साधनों की प्राप्ति के लिए साधन सीमित हैं और साधनों के वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। अर्थात एक साधन एक ही काम में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। चौथा पॉइंट है विभिन्न उद्देश्यों लक्ष्यों का महत्व भिन्न भिन्न है। कुछ उद्देश्यों की पूर्ति उनकी तीव्र आवश्यकता के कारण जल्दी करनी पड़ती है और कुछ उद्देश्यों की पूर्ति स्थगित भी की जाती है। जैसे हमारी ज़रूरत के अनुसार हम पहले जो आवश्यकता की ज़्यादा वो होती है तो हम उसको पहले ज़रूरत को पूरा करते हैं, और जिसको स्थगित किया जा सकता है तो उसको हम स्थगित बाद में भी कर सकते हैं। तो इसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्थिक समस्याएं भी आएंगी। ये किसी कारण उत्तर है कि हमारे आवश्यकताएं अनंत हैं, उनको पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं और उन साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं और विभिन्न लक्ष्यों का महत्व भिन्न भिन्न होता है, कि कुछ की पूर्ति हमें तुरंत करनी पड़ती है और कुछ की बाद में। तो इसी कारण चुनाव करने या निर्णय लेने का रूप धारण करती है ये समस्या, और यही समस्या आगे जाके हमारे प्रॉब्लम्स बनती है। इसकी भी आलोचनाएं विशेषताएं हैं। देखिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं क्या क्या? अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। परिभाषा इन्होंने विश्लेषणात्मक परिभाषा दी है और अर्थशास्त्र एक विशुद्ध वास्तविक विज्ञान माना है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या माना है? विशुद्ध वास्तविक, और इनकी परिभाषा विश्लेषणात्मक होती है। और सार्वभौमिक प्रयोग, क्षेत्र का विस्तार। अब इसकी आलोचनाएं हम इतना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डेफिनेशन जानेंगे क्या क्या। ये मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषाओं की तुलना बताई गई है।
हम अगली देखते हैं। आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किसने दी है? तो जे.के. मेहता ने दी है। जे.के. मेहता के अनुसार इनका कहने का मतलब है कि हम न कि हम अपनी आवश्यकताओं को हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, साधन कम हैं, लेकिन क्या हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं कर सकते? हमारा ये हम पाश्चात्य दृष्टिकोण का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे शास्त्रों के अनुसार देखें तो हमारी आवश्यकताओं को ही कम करना ही हमारी संतुष्टि होती है। तो हम कम करके भी जी सकते हैं। देखते हैं कि क्या परिभाषा दी है। ने अर्थशास्त्र के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं और उसी आधार पर आधारित अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा, जहां पाश्चात्य अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अधिकतम संतोष उपलब्ध सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में निहित है, वहीं प्रोफेसर मेहता की धारणा है कि अधिकतम संतोष आवश्यकताओं की पूर्ति से संभव नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं को कमी एवं समाप्ति में ही निहित है। कहने का तात्पर्य कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए और जितनी पूरी होती है उन्हीं में संतुष्ट होना चाहिए, न कि हमें ये सोचे कि ये भी पूरी कर ली, ये भी पूरी, तो कभी मानव संतुष्ट नहीं हो सकता। महात्मा गांधी का यह कथन है कि मानव मस्तिष्क एक धैर्यहीन चिड़िया के समान है, वह जितना अधिक पाते हैं उससे और अधिक पाना चाहते हैं, फिर भी अंततः असंतुष्ट ही रहती है। अब देखते हैं आगे नवीन परिभाषाएं। नवीन परिभाषा में क्या है? अर्थशास्त्र की नवीन परिभाषाओं की ओर। रॉबिन्स तथा मार्शल की परिभाषाओं के बढ़ते विवाद के वातावरण में आधुनिक अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक, तर्कसंगत एवं व्यवहारिक बनाने के लिए इसे नवीन दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया। इन आधुनिक अर्थशास्त्र ने दो प्रकार का रुख रहा है। कुछ ने रॉबिन्स से मिलता जुलता दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिसमें बेनहम, सैमुएल्सन, हेंडरसन, क्वांट तथा मिल्टन फ्रीडमैन